जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है बीआरपी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 12th बोर्ड के एग्जाम अपने सिर के ऊपर आ चुके हैं, अर्थात 10-12 दिन शेष रहे हैं। तो 10-12 दिन शेष रहे हैं, आप टेंशन में हैं कि तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो आपने तैयारी की नहीं है। सर कहते थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, पर आप पढ़ते थे नहीं। तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहते हैं ना। जब वो लड़की ससुराल जाती है तो हम कहते हैं, कुछ लड़कियां ससुराल जाती है तो बहुत ज्यादा रोती है और कुछ हंसती हुई जाती है। तो यूं है कि भाई रोती जा तो हावरे जानो है और हंसती जा तो हावरे तो जानो से। तो बेटा आपको बोर्ड की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, हंसते हुए करो या फिर रोते हुए करो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। देखो, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश न करूं ये तो गलत बात है। तो बेटा कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, जुलाई अगस्त में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो बातें छोड़ो, अब तैयारी पे लग जाओ आप। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जारी की है, तो उन प्रश्न उत्तर पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी, 30 से 32 प्रश्न कम से कम लिए थे और उस पर चर्चा की थी। आज हम दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और वो प्रश्न है इस प्रकार से, तो जुड़ जाइए बच्चों। बोर्ड द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक। तो जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के बारे में बात करें तो पहला जैसे 32वां प्रश्न है आज हमारे, कि एक परिवर्तनशील गर्भ में एमन्यू सेंटेंसेस की क्रिया यानी उल्पवेदन की क्रिया द्वारा किसकी पहचान नहीं की जा सकती है। किसकी पहचान नहीं की जा सकती है दोस्तों, तो किसकी पहचान नहीं की जा सकती है? भ्रूण के लिंग की, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिलिया। तो देखो बेटा, एमन्यू सेंटेंसेस की क्रिया के द्वारा लिंग की पहचान की जा सकती है, डाउन सिंड्रोम की पहचान की जा सकती है, टर्नर सिंड्रोम की पहचान की जा सकती है, परंतु जो पीलिया रोग है इसकी पहचान एमनियोसेंटेसिस की क्रिया के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये होगा इसका सही उत्तर। दूसरी बात करें, लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है? किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है? वॉल्ट के रूप में, औषधि रहित आयुडी है ये, या तांबा रोधक है, ठीक है, या गर्भाशयी ग्रीवा रोधक है। तो ये क्या है? लिपेस लूप किस प्रकार की आयुडी है? तो ये क्या है? औषधि रहित आयुडी है। जिनमें से एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है, जिनमें से एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है, जैसे कंडोम। अगर आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो गर्भ धारण नहीं होगा। लिपेस लूप भी लगा हुआ है तो भी गर्भ धारण नहीं होगा। अगर ऑपरेशन करवाया हुआ, सर्जरी करवाई हुई है, ठीक है, तो भी गर्भ धारण नहीं होगा। परंतु ऑक्सीटोसिन से संबंधित गोलियां लोगे तो भी गर्भ धारण होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन निर्मोचक आयुडी है? अंत गर्भाशयी युक्ति कौन सी है जो हार्मोन स्रावी है? क्या है? हार्मोन स्रावी। लिपेस लूप नहीं है आयुडी हार्मोन स्रावी। कॉपर 7 नहीं है। LNG-20 या मल्टीरोड 75। तो LNG-20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, LNG-20। एमटीपी, एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी को तो 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 10 सप्ताह या 6 सप्ताह। तो एमटीपी है वो 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी गई है। 3 महीने तक क्या मानी गई बेटा? सुरक्षित मानी गई है। 37। मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग या अध्ययन नहीं किया? क्या देखना बेटा प्रश्नों में? नहीं किया। मेंडल ने 34 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसमें से 22 जोड़ी पर विस्तृत अध्ययन किया और उसने प्रयोग किए उसमें 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। तो बात करें कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उद्यान मटर था, पाइसियम सैटिवम, उसमें उसका कौन सा जो पॉइंट है जिस पर उसने अध्ययन नहीं किया या उसका उपयोग नहीं किया? जैसे फली की लंबाई, ठीक है, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। तो जैसे कि बीज का आकार, तो बीज के आकार का तो अध्ययन किया था कि बीज का आकार गोल है कि झुर्रीदार है। पुष्प की स्थिति अक्षीय है कि कक्षीय है। बीज का रंग गोल, बीज का रंग पीला और हरा, इसका भी प्रयोग किया था। परंतु फली की जो लंबाई है इसका उपयोग इसने अपने अध्ययन में नहीं किया। इसने किया था पौधे की लंबाई का उपयोग या तने की लंबाई का प्रयोग किया था, लंबापन और बोनापन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स क्या कहलाते हैं या होते हैं? उत्परिवर्तन जीन, लिंग संलग्न जीन, हॉलैंड्रिक जीन, या कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कोई नहीं। तो जो वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं ना जीन, उन्हें हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती है, आप जानते हो।
यह किस आयन के क्रांतिक स्तर पर जुड़ती है, यानी किस आयन की सहायता से जुड़ती है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर या मैग्नीज। तो ये किस आयन की सहायता से जुड़ती है? मैग्नीशियम, Mg की सहायता से ये जुड़ती है। आप जानते हैं कि राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 80S और 70S। 80S होता है, इसकी दो उपइकाई होती है, 60S और 40S। और जो 70S होता है, इसकी भी दो उपइकाई होती है, 50S और 30S। फिर अगला प्रश्न है 40वां, निम्न में से कौन सा एक प्रारंभिक कूट है या प्रारंभिक कोडॉन है? जैसा कि आप जानते हैं कि जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, जिसमें से 3 कोडॉन होते हैं वो समापक कोडॉन कहलाते हैं। वो को समापक कोडॉन तो UA ये एक समापन कोडॉन है, UAG ये भी समापन कोडॉन है, और UGA ये भी समापन कोडॉन है। AUG ये एक आरंभिक कोडॉन है या प्रारंभिक कोडॉन है। डीएनए में अनुपस्थित नाइट्रोजनिक सार कौन सा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, परंतु जो यूरेसिल होता है ये नहीं पाया जाता। ये यूरेसिल है, ये पाया जाता है आरएनए में। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। फिर एक प्रश्न है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? अगर हम बात करें कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो मानव में होता है आंतरिक निषेचन। किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन। फिर अपना प्रश्न है कि मानव में निषेचन संपन्न कहाँ होता है मादा के शरीर में? तो मादा के शरीर में ये संपन्न होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका के भी किस भाग में होता है? तो ये होता है एम्पुला में। और एम्पुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका में। तो मानव में निषेचन की क्रिया एम्पुला में या तुम्बिका में होती है, या हम कह सकते हैं फैलोपियन नलिका में होती है। नंबर 40 है अपना, कौन सा है? 40 और 2 42। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव या प्राणी कौन सा है? भारत का जलीय जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा डॉल्फिन या शार्क मछली। तो भारत का जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। कौन सा संगठन जातियों की रेड डाटा पुस्तक है या रेड सोसी जो पुस्तक है बुक है जो प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन करता है? तो ICFRE या IUCN या UNEP या WWF। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन है वो IUCN द्वारा किया जाता है। और IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल। ठीक है, ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। IUCN की रेड डाटा बुक के अनुसार लाल पांडा की क्या स्थिति है? लाल पांडा की क्या स्थिति है? तो यह शोषणीय संकटापन्न जाति है या आघात योग्य जाति है या लुप्त जाति है या संकटापन्न जाति है? तो ये जो लाल पांडा है ये संकटापन्न जाति है। कैसी जाति है दोस्तों? संकटापन्न जाति है। विश्व में कौन सा क्षेत्र जाति विविधता के लिए दर्शाया गया है, जहां पर सर्वाधिक जाति विविधता या जैव विविधता पाई जाती है? तो मेडागास्कर क्षेत्र, हिमालय, अमेजोन के जंगल या पूर्वी घाट। तो वो है अमेजोन के जंगल। और अमेजोन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है अमेजोन जंगल को। इनमें से श्रव स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। श्रव स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, देखना है। क्या देखना बेटा? नहीं है। तो अभ्यारण्य तो है, ठीक है। वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन, जैव आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान। तो स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? बोटनिकल गार्डन नहीं है। स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है? यानी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही सुरक्षा प्रदान करना स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है। और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से निकालकर मानव निर्मित आवास में सुरक्षा प्रदान करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब एक बात आती है कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था और कहां आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में 1992 में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील के शहर में, ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम क्या था?
रियो रियो डी जेनेरिया रियो डी जेनेरी यह शहर में आयोजित हुआ था। भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र है 3। विश्व में हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? तो विश्व में दोस्तों हॉटस्पॉट क्षेत्र है आपके एनसीईआरटी के अनुसार 34 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। जैव विविधता तरक्की स्तर। अपना प्रश्न है 47 नंबर। निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की इकाई नई है। क्या देखना आपको पीछे? नई है। कौन सी इकोसिस्टम की इकाई नई है? ऊर्जा प्रवाह तो है। अपघटन भी है। उत्पादकता भी है। तो कौन सी नहीं है? स्थिरीकरण नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है? तो द्वितीयक उत्पादकता का जो दर है यह उत्पादकता गलत है। परजीवी, अपघटन या उपभोक्ता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पेड़ लगाकर प्राप्त कर सकते हैं, फसल उगाकर प्राप्त कर सकते हैं, शैवाल उगाकर टैंक में शैवाल उगाकर प्राप्त कर सकते हैं, या घास उगाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिकतम सौर ऊर्जा है वो हम टैंकों में शैवाल उगाकर प्राप्त कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में या पारितंत्र में किसका एक दिशीय प्रवाह होता है? एक दिशीय प्रवाह किसका होता है? ऊर्जा का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या पोटेशियम का? तो इकोसिस्टम में एक दिशीय प्रवाह होता है वो होता है ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है 51 नंबर। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम किसने दिया? हैकल ने दिया, मेंडल ने दिया, लिंडेमान दिया या ओडम ने दिया? तो 10% का नियम या दक्षांश का नियम लिंडेमान ने दिया था। अब अपने प्रश्न है आगे कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? यह कैसा होता है सदैव? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है या खड़ा होता है। और पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? इकोसिस्टम में ऊर्जा मिलती है सूर्य से। एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। दोस्तों, कुछ लोग वक्त की सांसों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त की सांसों को बदल जाते हैं, पर क्या कहे उन लोगों को जो वक्त से भी आगे निकल जाते